नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेसन में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से। इसके पहले के 1909 तक के एक्ट अपन ने पिछले वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं। आज का लेसन पॉलिटिकल हिस्ट्री का लेसन सीरीज का अपना लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद में अपन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। इस एक्ट की खास बातें क्या हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इस एक्ट की खास बातें क्या हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस वार रिलैक्स्ड, यानी जो सेंटर का कंट्रोल था प्रोविंस, यानी जो आज के स्टेट्स हैं तब प्रोविंस थे, उन पर जो कंट्रोल था सेंटर का उसको रिलैक्स किया गया था और कुछ उनको ऑटोनॉमी दी गई थी। कैसे? और सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी अलग अलग किए थे और प्रोविंस में डायरकी स्थापित की गई थी। डायरकी मतलब दो तरीके की लिस्ट हो गई थी। जैसे आज पर संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ऐसे सूची होती हैं, उस समय पर दो सूची बनाई गई थी, 2 पार्ट्स बनाए गए थे। कौन कौन से? एक तो ट्रांसफर्ड लिस्ट और एक रिजर्व्ड लिस्ट। ट्रांसफर्ड लिस्ट में क्या होता था कि गवर्नर को मिनिस्टर से सलाह लेकर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था ट्रांसफर लिस्ट में, कि यानी गवर्नर अपने विवेक के अधीन कार्य नहीं कर सकता, वो अपने काउंसिल से पूछेगा। और दूसरी क्या थी? रिजर्व्ड लिस्ट। रिजर्व्ड लिस्ट में क्या था कि जो गवर्नर था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर दोनों मिलकर ही डिसीजन ले सकते थे बिना किसी मेंबर से पूछे, यानी मतलब मंत्रिपरिषद खुद के हिसाब से विवेक से निर्णय ले सकती थी। यहाँ पर क्या थे, रिजर्व लिस्ट में जो मैटर्स थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय थे, उनको रिजर्व रखा गया था। अब यहाँ पर भी इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत तो हुई। और उसके बाद में अगला प्रोविज़न है इसमें बाईकैमरलिज्म, यानी द्विसदन, यानी केंद्र में 2 सदन, यानी जैसे आज राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन है, वैसे ही 2 सदन बनाए गए थे। कौन कौन से? अपर हाउस काउंसिल ऑफ द स्टेट्स राज्यसभा, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा, ये 2 बनाए गए थे सेंटर पर। ये इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे। अब इसके बाद में कुछ और प्रोविजंस हैं कि इसमें 6 मेंबर में से 3 मेंबर इंडियन होंगे, ये प्रोविज़न किया गया था। और इसमें जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था जो 1909 के तहत था, कौन कौन सा? उसमें मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन अलग था। अब इसमें क्या किया उन्होंने, डिवाइड एंड रूल को और ज़्यादा मजबूत कर दिया था। उसमें कौन कौन से सेपरेट इलेक्टोरेट के थे? सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इन सब को भी सेपरेट इलेक्टोरेट में शामिल किया गया था। अब यानी देखो कितनी बदमाशी कर रखी है इन्होंने। अंग्रेज़ों ने बहुत बदमाशी की थी, सारे के सारे कम्युनल एंगल पर खेला था 1857 के बाद में। लिमिटेड फ्रेंचाइजी, यानी कि जो वोट देने वाले हैं, वोटर्स हैं, वो लिमिटेड बेसिस पर होंगे। कैसे? जैसे आज की तरह नहीं कि 18+ वाले सारे के सारे मताधिकार के योग्य हैं। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर बेसिस था प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन पर। जो पढ़ा लिखा होगा, जो टैक्स देता होगा, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, वही वोट देगा। अब इसके बाद में क्रिएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर्स, यानी हाई कमिश्नर की ऑफिस बनाई गई थी लंदन में। जैसे आज होती है एम्बेसी और हाई कमिश्नर, आप देखते होंगे अखबारों में 2 अलग अलग नाम देखते होंगे। हाई कमिश्नर होता है कॉमनवेल्थ नेशंस के मध्य, और एम्बेसी होता है जो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं होता, उनमें एम्बेसडर होता है। तो हाई कमिश्नर की पोस्ट बनाई गई थी लंदन में। और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स के पास जो लिस्ट थी, उनसे कुछ लिस्ट ट्रांसफ़र करके हाई कमिश्नर को दे दी गई थी। और इस एक्ट के द्वारा
एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया था 1926 में, बाद में बना था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा ही आया था। और इस एक्ट में सेंटर के और स्टेट के बजट्स दोनों को अलग अलग किया गया था। यानी सेंटर अपना अलग बजट बनाएगा और स्टेट अलग बजट बनाएगा, यानी प्रोविंस और सेंट्रल बजट। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि 10-10 साल में इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई थी, लेकिन जो 10 साल पूरा होने से पहले ही 2 साल पहले एक साइमन कमीशन गठित कर दिया गया था। अब चलिए बढ़ते हैं इस एक्ट के सिग्निफिकेंस की तरफ। इसमें सिग्निफिकेंस क्या था? एक तो डायरकी इंट्रोड्यूस हुई प्रोविंस लेवल पर, यानी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कि यानी यहाँ पर कुछ विषयों में तो अपने जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, सारे के सारे मेंबर्स की अनुमति लेनी होगी कि कोई भी एक्ट बनेगा उसके लिए। अब यहाँ पर अगला क्या था? अगला था कि कॉन्सेप्ट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी वाइज, यानी सेंटर ही टॉप मोस्ट पोजीशन पर होगा। अब इसमें क्या एक चीज़ और कही गई कि इंडियन वुमेन्स थी, उनको भी वोट देने का अधिकार दिया गया। अब आपको बता दूं, जो अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश हैं, वहाँ पर भी वुमेन को वोटिंग राइट भारत के बाद में आया था। अब क्रिएशन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में। ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोविंस लेजिस्लेचर विद रेस्पेक्ट टू बजट, यानी अपना बजट खुद बना सकते थे। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या हुआ था? 1927 में आया था और चेयरमैनशिप थी जॉन साइमन की, कि इसमें कंडीशन ऑफ द इंडिया अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 1919 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न बनाया था उसके अकॉर्डिंग कंडीशन ऑफ इंडिया को चूज करने के लिए, देखने के लिए बनाया था। अब इसमें क्या किया गया था कि इसमें के सारे अंग्रेज़ थे और जो भारत के नेताओं को मान्य नहीं थे। क्यों होंगे मान्य? हमारा कानून, हमारा देश और हमारे ही लोग नहीं, तो इस हिसाब से सारे के सारे नाराज़ थे। इसमें सब पार्टियों ने बायकॉट किया और लाला लाजपत राय की तो इसमें डेथ भी हो गई थी। अब इसने क्या किया? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स। अब इसने जो एबोलिशन ऑफ डायरकी की, जो प्रोविंस लेवल पर जो डायरकी दी गई थी उसको एबोलिश कर दिया था, क्योंकि डायरकी का कॉन्सेप्ट था वो अनसक्सेसफुल रहा था। एक्सटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, यानी प्रोविंस में जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी उसके जो पावर थे वो बढ़ाए गए थे। अब इसके बाद में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, कम्युनल इलेक्ट्रोलेट, उसको भी कंटिन्यू रखा गया था। अब इसके बाद में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कौन कौन से? ब्रिटेन गवर्नमेंट का, ब्रिटिश इंडिया का और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का। ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब इसमें क्या हुआ था? वाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, यानी एक पेपर दिया गया था वाइट पेपर, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की बात की गई थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म होने चाहिए, और ये सबमिट कर दिए गए थे जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसको सबमिट कर दिए गए थे। अब इसके बाद में इसके जो रिकमेंडेशन थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल कर लिए गए थे। अब इसके बाद में एक कम्युनल अवार्ड आया था। कम्युनल अवार्ड क्या था कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था मैकडोनाल्ड, उसने क्या कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी, उनके लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, उसका नाम दिया था कम्युनल अवार्ड। अब इसमें क्या किया था? इसमें इन्होंने जो पहले था मुस्लिम, सिख, वो सारे के सारे उनको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए बात की थी। तो गांधी जी ने येरवदा जेल में हंगर स्ट्राइक कर दी थी कि फास्ट अनटू डेथ, यानी आमरण अनशन, कि
जो आपने धर्म के बारे में बांटा है उसमें अगर आप ये जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको भी शामिल करो, तो उसके बाद में अंग्रेज़ों ने डिप्रेस्ड क्लास को भी इस कम्युनल अवार्ड में शामिल कर लिया था। और उसके बाद में एग्रीमेंट हुआ था कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लास के लीडर्स में कि आप मत करो, और उसके बाद में इसको पूना पैक्ट कहा जाता है। तो इसमें हिंदू जॉइंट इलेक्ट्रोलेट यानी हिंदू को विभाजित होने से बचा लिया गया था इसमें, और सारे के सारे जो हिंदू वोटर्स थे वो एक ही जगह वोट डालेंगे। अलग अलग नहीं, सेपरेट इलेक्ट्रोलेट की बात रद्द कर दी गई थी, उसको पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है, किन दो लीडर्स के बीच में हुआ था। इसके बाद में अगला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के द्वारा क्या कहा गया था ये देखते हैं। डिवीज़न ऑफ द पावर, सबसे पहला इसमें क्या किया गया था कि जो पावर थी उसको 4 भागों में बांटा गया था। जो लिस्ट पहले थी ट्रांसफर्ड लिस्ट, रिजर्व लिस्ट, वो लिस्ट थे। अब इसमें 4 पार्टों में विभाजित किया गया था। फेडरल लिस्ट जिसमें सेंटर कानून बनाएगा, प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें प्रोविंस कानून बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों बनाएंगे, और रेड्यूजरी पावर जो वायसरॉय के हाथ में होगी। जैसे आज क्या होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बनाते हैं, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। वही सेम प्रोविज़न यहाँ पर था, वो सेम का सेम प्रोविज़न 1935 के एक्ट से लिया गया है। भारत के संविधान में अधिकतर प्रोविज़न 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है। अब इसके द्वारा और क्या था कि इसमें जो फेडरल नेवर बिकम इनटू द प्रिंसिपल स्टेट्स डिड नॉट जॉइन इन, यानी कि जो स्टेट्स फेडरेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहते उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थी। और इसने प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी को एबोलिश कर दिया था। क्यों? क्योंकि 1927 में 28 में जो साइमन कमीशन आया था उसकी रिकमेंडेशन भी यही थी, क्योंकि वो ज़्यादा सक्सेसफुल तो था नहीं। अब तो इसको लिए क्या कर दिया, डायरकी को एबोलिश कर दिया था और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस कर दिया था। और रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी प्रोविंसेज में। और गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट द एक्ट इन एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। अब ये एक्ट 1937 में इफेक्ट में आया था, डिसकंटिन्यू हो गया था 1939 में। अब इसके बाद में और कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो डायरकी प्रोविंस में एबोलिश कर दी गई थी उनको सेंटर में लाया गया था। अब इसमें प्रोविजनल रूप से उसमें प्रोविज़न बनाया गया था, लेकिन उसको इफेक्ट में नहीं लाया गया कभी भी। कि जैसे 1935 के बाद में 1947 में देश आज़ाद हुआ तब तक तो ये इफेक्ट में आया नहीं था। उसके बाद में देश आज़ाद हो गया तो ये सारे के सारे एक्ट नल एंड वॉइड हो गए थे। अब इसके बाद में जो द्विसदन थे जो 1919 के एक्ट में सेंटर में लाया गया था राज्यसभा लोकसभा, उसको एक्सटेंड कर लिया था 6 प्रोविंस में। कौन कौन सी प्रोविंस में? नहीं, 11 प्रोविंस। इसमें से जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस। अब इसमें से कुछ में अभी तक जो बाई कैमरल है यानी द्विसदनात्मक ढांचा है वो अभी तक लागू है। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय द प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, यानी इस एक्ट में जो कम्युनल इलेक्टोरेट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया था डिप्रेस्ड क्लास में, वुमेन में, लेबर्स में। अब इसके बाद में जो वोटर्स थे फ्रेंचाइज उसको एक्सटेंड करके 10% तक कर लिया गया था। यानी कि जो पहले की जनसंख्या थी वो 2 से 3% थी जो वोट कर सकती थी। 1935 के एक्ट के बाद में लगभग 10% जनसंख्या वोट कर सकती थी। अब इसमें क्या हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश नहीं किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है RBI एक्ट। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। RBI एक्ट 1934।
इस एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक एस्टैब्लिश हो गया था। लेकिन ये बात कहाँ की गई थी? बात कहाँ गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसके बाद में फेडरल पर, प्रोविंस पर और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो 2 या 2 से अगर ज़्यादा स्टेट अगर बात करें तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होगा, फेडरल पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जैसे आज यूपीएससी है, प्रोविंस पर यानी जैसे यहाँ पर एसपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। अब इसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट, ये 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद में क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक काफ़ी लेंथी डॉक्यूमेंट था। इसमें 319 सेक्शंस, 10 शेड्यूल्स। जैसे आज कितने हैं? आज अनुसूची हैं और अनुच्छेद हैं, वही यहाँ पर थे। डिस्पाइट ग्रांटिंग द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, द गवर्नर एंड द वाइसरॉय हैड कंसिडरेबल स्पेशल पावर। यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो थी, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नर तथा वाइसरॉय को अलग अलग स्पेशल पावर भी दी गई थी। जैसे मैंने आपको बताया था, एक ऑर्डिनेंस पावर भी दी गई थी। कौन से एक्ट के द्वारा दी गई थी वो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई थी। ऐसे ऐसे कुछ स्पेशल पावर थी वो गवर्नर तथा वाइसरॉय के पास थी। अब इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट और सेफ गार्ड प्रोवाइडेड टू डिप्रेस्ड क्लास एंड वुमेन लेबरर्स, इनके भी लिए भी रिप्रेजेंटेशन था। अब इसके बाद में फाइनल एक्ट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। ये कब आया था? ये आया था 20 फरवरी 1947 को। किसने कहा था इस एक्ट को? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटले। उसने कहा था कि इंडिया को 30 जून 1948 तक आज़ादी मिल जाएगी। ये इस एक्ट के द्वारा कहा गया था। अब इसमें क्या कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म होगी कैबिनेट प्लान के तहत, और ये उस पार्ट्स में अप्लाई नहीं होगी जो इसको अप्लीकेबल स्वीकार नहीं करेंगे। यानी जो पार्ट्स इंडिया के स्वीकार करेंगे उन पर अप्लीकेबल होगा। अब ये बदमाशी थी अंग्रेज़ों की। क्यों नहीं करेंगे भाई एप्लीकेबल? क्यों नहीं होगी? जब ब्रिटेन वाले थे यहाँ पर तो वो तो सारे के सारे पूरे के पूरे देश में रूल सबका मान्य होता था। अब जब जाने की बारी आई तब ये कह के चले गए कि ये जो मानना चाहे मानो, नहीं माना तो नहीं मानो। अब ये कौन सी बात हुई? सीधा कहते हैं कि सबको मानना है। अब इसके बाद में 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने क्या कहा? वाइसरॉय ऑफ इंडिया था उस टाइम पर, उसने पार्टीशन प्लान किया था। पार्टीशन के संबंधित कुछ प्लान लेकर आया था, योजना लेकर आया था। उसको कांग्रेस और सब मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब इसमें क्या हुआ? ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया गया था और डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट्स। अब इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएटेड, 2 देश बना दिए गए थे। और पोस्ट ऑफिस ऑफ वाइसरॉय को एबोलिश कर दिया गया था और दोनों को गवर्नर जनरल बना दिया गया था दोनों देशों में। कि जैसे ये लास्ट वाइसरॉय था और लास्ट गवर्नर जनरल भी यही था। कौन? माउंटबेटन। अब स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम और प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। अब इसके बाद में एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एम्पावर किया गया था कि टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रेस्पेक्टिव नेशंस। एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द बोथ द डोमिनियन टू द लेजिस्लेट ऑफ द देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज, यानी अपनी अपनी जो टेरिटरी है उसके लिए कानून बनाइएगा। अब इसके बाद में फ्रीडम टू द प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। वही मैंने बताया था कि ये बदमाशी इनकी अंग्रेज़ों की, जाते जाते भी बदमाशी करके चले गए थे।
deprived the British monarch to veto bills, and the asked the reservation of the certain bills for the his approval. But the right was the reserved for the गवर्नर जनरल, यानी कि जो जो नियम बनाए गए थे ब्रिटेन के वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होंगे, वो राइट होगा गवर्नर जनरल का कि अप्लाई करे कि नहीं करे, वो पूरी पूरी ऑटोनॉमी आ गई थी. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एट द कॉन्स्टिट्यूशंस हेड ऑफ द स्टेट्स वर टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रेस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स. ठीक है, एडवाइस पर काम करेगा. जो गवर्नर जनरल था वो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करेगा, ऐसे नहीं काम करेगा जैसे वो 1919 के एक्ट में ट्रांसफर्ड लिस्ट थी, रिजर्व लिस्ट थी, उसमें काम करता था. रिजर्व लिस्ट में तो अपने आप ही काम कर लेता था, वो नहीं चलेगा यहाँ पर. अब इसने क्या किया था, डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, यानी जो पहले के जो सिविल सर्वेंट होते थे उसका जो प्रोसेस होता था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, और जो एग्जिस्टिंग सिविल सर्वेंट्स थे उनको कंटिन्यू रखा गया था. अब भारत का अपना खुद का सिविल सर्विस के एग्ज़ाम कराने वाला कमीशन होगा जिसका नाम होगा यूपीएससी. अब इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड 1946, बिकम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन, यानी जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक का पार्लियामेंट का काम कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली करेगा. अब ये थे भारत के संविधान से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. और धन्यवाद, क्योंकि अगला जो एक्ट आएगा उसमें आएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो किस हिसाब से बना. अगले चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अपन देखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कौन कौन सी कमेटी में कौन कौन से मेंबर थे, कि जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे, और जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे उद्देश्य प्रस्ताव किया था, वो सारे के सारे डिस्कशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.